हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पोस्ट वॉर डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये कौन सी वॉर हो गई, आप अगर सबसे पहले तो यही कहोगे तो वो वाली वॉर है, ये वाली वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है। एंड वर्ल्ड वॉर सबसे ज्यादा लोग तभी मरे थे, राइट। एनीवेज, वर्ल्ड वॉर नहीं, पोस्ट वॉर डेवलपमेंट्स दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई तभी अंग्रेज थोड़े से रिलैक्स हुए और फोकस कर पाए, चलो अब थोड़ा सा इंडिया पे फोकस कर लेते हैं। तो देखते हैं उसके बाद दोस्तों क्या हुआ। और आपको दिखेगा अंग्रेज बड़ी जल्दी में है, बड़ी जल्दी में है अब अंग्रेज, है ना। When negotiations were begun again in 1945, British agreed to create an entirely Indian Central Executive Council। तो थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स लिखे हैं, जब पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो क्या क्या आ गया यार। इंडियन मतलब सब इंडियन होंगे, ठीक है। सेंट्रल मतलब ऑल इंडिया लेवल की बात हो रही है, प्रोविंसेस की बात नहीं हो रही। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव मतलब जो डिसीजन लेते हैं, जैसे मिनिस्टर होते हैं आज, जैसे आईएएस होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह, ये सब एग्जीक्यूटिव हैं, डिसीजन लेने वाले लोग, ठीक है। लेजिस्लेटिव नहीं, लेजिस्लेटिव का मतलब जो लॉ बनाते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, वो लेजिस्लेचर कहलाते हैं। अब आप बोलोगे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ऑलमोस्ट मुझे तो सेम ही लग रहा है, क्योंकि मिनिस्टर भी तो पार्ट होते हैं पार्लियामेंट का। हाँ, वो थोड़ा सा मिक्स है इंडिया में। यूएसए में तो कंप्लीट सेपरेशन होता है, इंडिया में मिक्स है, वो पॉलिटी का टॉपिक है, लेकिन उसमें हम नहीं जाते, मैं वो यहाँ पे आपको नहीं समझाने वाला। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो एग्जीक्यूट करता है डिसीजंस को, ठीक है। तो कह रहे हैं अंग्रेज की पूरी इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे हम, सब इंडियंस होंगे एक्सेप्ट वॉइस रॉय। वॉइस रॉय तो आप जानते हो, गवर्नर जनरल जो वर्ड चलता हुआ आ रहा था वो वॉइस रॉय में कन्वर्ट हो गया था, राइट। इस टाइम में लॉर्ड वेवल वॉइस रॉय थे। वेवल स्पेलिंग भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, लॉर्ड भी लगा हुआ है नाम के आगे। एक्सेप्ट लॉर्ड वेवल वॉइस रॉय और कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस, अभी भी कमांडर इन चीफ होते हैं भारत में, उनके अलावा सब भारतीय होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सब के सब भारतीय, ठीक है। ये अंग्रेजों ने प्रपोज करा एज अ प्रिलिमिनरी, मतलब प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स होता है, प्रीलिमिनरी स्टेप टुवर्ड्स फुल इंडिपेंडेंस। तो जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स होता है पहला स्टेप, बोलते हैं पहला स्टेप है, इसके आगे देखेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये डिस्कशन अंग्रेजों ने प्रेजेंट करे। शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। वेवल कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस, जो भी बोलो, या गांधी जी भी गए थे। तो discussions about the transfer of power broke down due to Jinnah's unrelenting demand that the League had an absolute right to choose all the Muslim members of the Executive Council। अब जिन्ना अपने सनक में आ गए, है ना। बोलते हैं ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी ना, इसमें जितने भी मुसलमान मेंबर होंगे इन सबको लीग सिलेक्ट करेगी, क्योंकि लीग वही है जो पूरे के पूरे मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और इन्हीं के सामने, लीग के सामने, कांग्रेस बैठी थी दोस्तों। और इस टाइम आप बताइए कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन होंगे। बड़ा ही मजे का किस्सा है ये। इस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो सामने ही आपके मुसलमान बैठा है जिसको कांग्रेस ने प्रेसिडेंट बना रखा है, और यहाँ पे जिन्ना साहब कह रहे हैं कि पूरे मुसलमानों को मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट करती है। मतलब बताओ कितना कंट्रोवर्शियल बात है। और वैसे आप पर्सनैलिटी में अगर जाओगे ना, थोड़ा सा अगर आपको ज्यादा शौक हो तो जिन्ना के बारे में पढ़ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में पढ़ना, तो आपको रियलाइज होगा कि जिन्ना तो मुसलमान का कोई फीचर है ही नहीं उनमें। ठीक है। तो शराब पीते थे, कोट पैंट पहनते थे, उर्दू भी नहीं बोलते थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद आपको दिखेगा कि पूरी की पूरी मुसलमान वाली फीचर्स आपको वहां पे देखेंगे। तो एक ये कंट्रोवर्शियल चीजें भी आपको दिखती है कि हाँ, और इससे पता भी चलता है देखिए कि जिन्ना की पर्सनैलिटी के बारे में भी, कि जिन्ना बहुत ही अच्छे आर्ग्यूमेंट दिया करते थे, कोई डाउट नहीं है इसमें। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोई मुसलमान के फीचर नहीं थे जिन्ना में, बस नाम ही था। और उन्होंने काफी मुसलमानों को कन्विंस कर दिया कि हाँ जी, हमें तो अपना पूरा देश चाहिए, पूरा देश ही बना डाला। ठीक है। तो अब ये हो गया। तो मुस्लिम, तो यहाँ पे हम वापस आते हैं इस पे। जिन्ना ने अपनी फेंक दी, मतलब अड़चन डाल दी इसमें कि सारे के सारे मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल लीग सिलेक्ट करेगी। लीग हैड एन एब्सोल्यूट राइट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। एंड देयर शुड बी अ काइंड ऑफ कम्युनल वीटो इन द काउंसिल। कम्युनल वीटो होना चाहिए, मतलब मुसलमान अगर एग्री नहीं कर रहे, काइंड ऑफ,
तो कोई भी डिसीजन ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं दे पाएगी। एक और ये वही बात कह दी, विद डिसीजंस अपोज्ड बाय मुस्लिम्स नीडिंग अ टू थर्ड मेजोरिटी। तो अगर मुसलमान की एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अगर किसी डिसीजन को मना कर रहे हैं, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, नौ नौ मेंबर है, लेट्स, ठीक है ना, लेट्स से नौ मेंबर है, ठीक है। तो अगर नौ मेंबर है दोस्तों, और उसमें से लेट्स से चार मुसलमान है, ठीक है, इन चार मुसलमानों ने मना कर दिया। पहले तो लीग बोल रही है चारों के चारों मुसलमान जो है ये लीग सिलेक्ट करेगी, ठीक है, पहला पॉइंट तो लीग ने यही डाल दिया, राइट, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नौ मेंबर है, तो लीग कह रही है कि 2/3 into 9 मतलब 6। अब 6 मेंबर को ये बोलना पड़ेगा हाँ जी कि ये जो डिसीजन है ये हमें लेना चाहिए, तभी वो डिसीजन पास होगा। तो ये यहाँ पर ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो which with the decisions upheld by Muslim needing a टू थर्ड मेजोरिटी। तो एक एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया। Given the existing political situation, the league's first demand was quite extraordinary for a large section of the nationalist Muslims supported the Congress। तो काफी नेशनलिस्ट मुसलमान जो थे वो तो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे दोस्तों। ऐसा मत समझना आप बिल्कुल भी इस टाइम में कि हाँ जी हमारी, ये मैं एग्री करूंगा कि कांग्रेस जो है मास मुस्लिम्स को अपने में कैप्चर नहीं कर पाई। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस में मुसलमानों का साथ था ही नहीं, या ऐसे मुसलमान थे ही नहीं कि जो इंडिया इंडिया में रहना चाहते हो। बिल्कुल आप क्लियर रहना, ऐसे मुसलमान काफी थे जिन्होंने देश के लिए लड़े, मतलब इस बात के लिए लड़े कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए। ऐसे काफी मुसलमान थे, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। और कांग्रेस, ये मैंने जो वर्ड बोला, इट्स डेलीगेशन फॉर दीज डिस्कशंस वाज हेडेड बाय मुसलमान मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, और फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर थे भारत के। एंड इन द वेस्ट पंजाब मेंबर्स ऑफ द यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टीज के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वर लार्जली मुस्लिम। तो यूनियनिस्ट पार्टी के ज्यादातर मेंबर भी मुसलमान थे, राइट। तो British had no intention of annoying the Unionists who still controlled the Punjab government and had been consistently loyal to the British। तो यूनियनिस्ट को ब्रिटिश वो नहीं करना चाहते थे ज्यादा अनॉय। और ब्रिटिश भी ये कह रहे थे कि यार इस टाइम में ना ऐसा चल जाए कि सब लोग मान जाए और हम चले जाएं। जब आप ऐसी कोशिश करते हो ना दुनिया में, आप भी ये याद रखो अपनी लाइफ के लिए, जब आप सब लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो तो कोई खुश नहीं हो पाता, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये। तो यहाँ पे भी यही आपको दिखेगा। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये फेलियर रही ड्यू टू जिन्नास इंसिस्टेंस। उन्होंने तो बोला हम तो मानेंगे ही नहीं। अब आप काफी लोग सोच रहे होंगे कि जिन्ना को भाड़ में जाने देते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था दोस्तों, है ना, क्योंकि जिन्ना की पावर आपको दिखेगा कि बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और अभी आपको यहाँ पे दिखेगा प्रोविंशियल इलेक्शन होंगे 1946 में, फिर से इलेक्शन हो रहे हैं दोस्तों। पहले इलेक्शन हुए थे ईयर नंबर 1937 में, आपको ईयर याद होने चाहिए। उसके बाद कांग्रेस मिनिस्ट्री ने 1939 में रिजाइन कर दिया था। अब फिर से इलेक्शन हो रहे हैं, बीच में युद्ध हुआ तो कोई सरकारें थी ही नहीं प्रोविंसेस में। अब प्रोविंशियल इलेक्शन फिर से हो रहे हैं। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी, आपको पुराने इलेक्शन याद होने चाहिए एक पेज पे और दूसरे इलेक्शन पे इसका डेटा होना चाहिए। ऐसे आपको पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो कांग्रेस ने अगेंस्ट अगेन वही करा, पूरी जनरल कंस्टिट्यूएंसीज जो थी दोस्तों कैप्चर कर ली। 91%, 91.3% ऑफ द नॉन मुस्लिम वोट भी उन्हें मिले, ठीक है। ये तो बात क्लियर है, समझ में भी आती है। अब लीग का क्या हुआ, हमने देखा था लीग को सिर्फ 4.4% वोट मिले थे पिछली बार। अब क्या होगा दोस्तों, लीग सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम वाज इक्वली स्पेक्टिकुलर। इट वॉन 30 रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज इन द सेंटर। तो ऑल 30 सीट्स रिजर्व थी मुसलमानों के लिए सेंटर में, और 30 की 30 मुस्लिम लीग ले गई। 86%, 86.6% of the Muslim vote and 442 out of 509 seats in the provinces। ये ले गई सारी की सारी सीट्स। तो फिर से पढ़ लेता हूँ। It won all reserve constituencies in the center with 86% of the Muslim vote and 442 out of 509 in the provinces। इतनी पावर बढ़ गई लीग की। Only as late as 1946 therefore did the league establish itself as the dominant party among Muslim voters। तो ये भी चीज है दोस्तों कि एक तो दो पॉइंट इससे निकल के आते हैं कि लीग बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस कर रही है 1937 से लेके अब तक। और दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि लीग की सक्सेस हमें सिर्फ 1946 में ही असली में पता चली। उससे पहले आप कह सकते हो लिमिटेड सक्सेस थी, लेकिन इतनी नहीं थी।
सीकिंग टू विंडिकेट इट्स क्लेम टू बी द सोल स्पोक्समैन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। जब ये इतनी सीट्स जीत गई ना दोस्तों की 442 में से 509 मुस्लिम सीट्स में से, तो अंग्रेज भी बोलने लगे और कांग्रेस भी बोलने लगी और लोग भी बोलने लगे कि हाँ जी, लगता है मुस्लिम का सपोर्ट उनकी तरफ ही है। तो देखो दोस्तों, असली में राइट टू वोट बहुत लिमिटेड था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। ठीक है, बट इलेक्शंस तो इलेक्शंस होते हैं, उस वो फील ऐसा कराते हैं कि हाँ जी, पता नहीं कि सामने वाला नेता पता नहीं कितना बड़ा है। इलेक्शंस की ये ब्यूटी होती है। तो सोल स्पोक्समैन बन गए मुस्लिम के, भले ही हो या ना हो, है ना। यू विल हाउ एवर रिकॉल दैट द फ्रेंचाइज वॉज एक्सट्रीमली लिमिटेड। About 10 to 12% of the population enjoyed the right to vote in the provincial elections. तो 10 से 12% मुसलमान को ही वोट, तो पॉपुलेशन थी, तो मतलब मुसलमान का भी अगर मैं इक्विवेलेंट ले लूँ तो 10 से 100 मुसलमान अगर हैं, तो उनमें से 10 से 12 मुसलमानों को वोट का अधिकार है। और 10 में से 12 में से 8 मुसलमान वोट देने गए होंगे। ऐसे ही चलते हैं इलेक्शन। ठीक है, ऐसे ही निकाला जाता है जब इलेक्शन। इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं, इलेक्शनरिंग भी बोलते हैं, अलग अलग वर्ड्स भी होता है। और इसमें से 86.6% है। ठीक है, तो मतलब 7 मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट करा, ये हुआ। तो 100 मुसलमानों में से 7 मुसलमानों ने वोट करा मुस्लिम लीग को। तो ऐसे दिखा है है ना। तो आप ये याद रखो, 93 मुसलमान क्या चाहते हैं पता ही नहीं। याद रखो, ये 100 में से बच्चे भी हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सब हैं, औरतें भी हैं। तो ये चीज इलेक्शंस की एक ब्यूटी होती है कि पिक्चर अलग क्रिएट करती हैं। तो 93 मुसलमान क्या चाहते हैं तो पूछा ही नहीं गया है ना तो ये चीज भी है। तो about 10 to 12% of the population enjoyed the right to vote in the provincial elections and mere 1% in the elections for the central assembly। 1%, तो वो एक ले लो इसको। 8 जो मैंने लिया है, मतलब 10-12 जो लिया है उसको एक ही ले लो। तो ये होता है दोस्तों। अब यूनियनिस्ट पार्टी कौन है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ लैंड होल्डर्स। तो ये पार्टी थोड़ी सेकुलर थी, लेकिन इसमें ज्यादातर मुसलमान थे, क्योंकि पंजाब रीजन में थी ये पार्टी। ठीक है, तो हिंदू मुसलमान सिख सब थे इसमें, और सब लैंड होल्डर्स थे। इनका पर्पस ही ये था दोस्तों यूनियनिस्ट पार्टी का कि लैंड होल्डर बना रहे है ना इन द पंजाब। द पार्टी वाज पर्टिकुलरली पावरफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1923 टू 47। सिकंदर हयात खान के बारे में हम जानते हैं। और ये दोस्तों, ये फोटो में जिन्ना और गांधी मिल रहे हैं। महात्मा गांधी विद मोहम्मद अली जिन्ना बिफोर अ मीटिंग विद द वायसरॉय इन नवंबर 1939। तो नवंबर 1939 की फोटो है, पुरानी फोटो है, वॉर से पहले की। ठीक है, तो दोस्तों पोस्ट वॉर डेवलपमेंट में क्या हुआ ये हमने इस वीडियो में देखा। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, मजा आया। थैंक यू एंड टेक केयर।